अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में आज हम बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। अवामी मामलात पर गुफ्तगू होती है और कोशिश करते हैं जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ। देखने वाले बहुत सारे पैगाम भेज रहे हैं, मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत की निशानदही की जा रही है और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। और सियासत शायद उसका बराह रास्त ताल्लुक़ ना हो, लेकिन मौशी मसाइल और समाजी मसाइल ऐसे हैं जिससे बराह रास्त एक आम आदमी का ताल्लुक़ है। तो यकीनन इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होती रहेगी और होती रही है। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़रूर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। साथ साथ सेहत के हवाले से जो मामलात हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के हवाले से आपके मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो आज खुशकिस्मती से मौका मिला है, कोशिश करेंगे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए और ख़ास तौर पर एक बड़ा अहम मसला जो मौसम सरमा में लोगों को अमूमन दरपेश होता है इस सेहत के हवाले से, ये बदलते मौसम के जो असरात हैं वो बड़ी तेज़ी से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। उसके अलावा भी एक और बड़ा अहम मौजू है जो इससे पहले प्रोग्राम में ज़ेर बहस आ चुका है, आज इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान क्योंकि आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। आपका तारुफ ये है कि आप माहिर एक डॉक्टर हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। ये बालों में जो सर पे जिनके बाल चले जाते हैं उनको उगाने के हवाले से आपकी एक बड़ी तहकीक है और ये शायद आपका शुमार, बल्कि यकीनन आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में ये जो तरीक़ा है बाल उगाने का उसमें पहल की और जिद्दत इसमें मुतारिफ़ करवाई और बहुत सारी इसमें जिद्दतें मुतारिफ़ कराई जा चुकी हैं। डॉक्टर हनीफ सईद साहब एक जाना पहचाना नाम है इस शोबे से और इस शहर में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैंने इब्तिदाइया में जी K21 का कि उन्होंने एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रिया का मौका दिया और बड़ी खुशी होती है जब भी मैं K21 के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम करता हूँ, तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैंने इब्तिदाइया में तस्करा किया, आप शायद ये बल्कि यकीनन उन लोगों में था आपने तो वो इंट्रो दिया जी। तो ये ज़रा लोगों के जो जहन हैं उसमें बहुत सारे सवालात हैं इसके हवाले से कि बाल उगाए जाने का जो तरीक़ा है, सबसे पहला तो बुनियादी सवाल पूछा जाता है क्या ये सेफ़ है। पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी इसकी निशानदही हो जाए, उसके बाद फिर ज़रा आगे चल के बात करेंगे कि लोगों के जो जहन है उसमें बड़ी कन्फ्यूजन इस हवाले से पाई जाती है। ज़रा इस इब्तिदाइया में तस्करा कीजिए। एक ही लफ्ज़ को आपके मैं इसमें लूँ, सेफ जी। तो सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। देखिए, हेल्थ के हवाले से जब आप कोई भी स्टेप लेने जाते हैं तो आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। चाहे जाए कि आप एक प्रॉब्लम ठीक करने जा रहे हैं और कोई दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ जो है तो वो लेकर आ जाए, आपका वो मसला हल हो या ना हो और उसके साथ आप कोई दूसरा मसला लेके आ जाए, जो कि बहुत कॉमन है। हम अपने इर्द गिर्द अतराफ़ में देखते रहते हैं, अक्सर बेशतर ऐसे सेहत के हवाले से मामला जो है तो वो मीडिया की भी जिनत बनते रहते हैं, मीडिया पर भी आते रहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, इस मकसद के लिए जो है तो वो पेशेंट जो है तो वो हॉस्पिटल गया था और उसका ये काम हो गया। हद तक कि यहाँ तक होता है कि राइट साइड का ऑपरेशन करना था, लेफ्ट साइड का जो है तो वो ऑपरेशन हो गया। तो ये इस तरह के मामला जो हैं तो वो होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, तो इंटरनेशनली जब हम इसको देखते हैं तो इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी, इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। लेकिन उस सूरत में कि यू मस्ट बी इन सेफ हैंड्स, यू मस्ट बी इन क्वालिफाइड हैंड्स, यू मस्ट बी इन एक्सपीरियंस्ड हैंड। ठीक है, आप भी देखते होंगे, बल्कि हम भी देखते हैं जगह जगह। अब एक जब हमने स्टार्ट किया 2002 में एशियन के नाम से, एशियन हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के नाम से सिर्फ 2 या 3 इदारे होते थे। ठीक है, और बड़ा म्यारी काम होता था, बहुत
काम म्यारी अभी भी होता है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे इदारे हैं उनमें अच्छा म्यारी काम होता है, ठीक है। लेकिन देखते ही देखते जब लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि शायद इस फील्ड में पैसे ज़्यादा हैं, मतलब आपको पता है हमारी सोसाइटी का कल्चर ये है, एक भेड़ चाल का सा निज़ाम है कि वो मतलब शॉर्टकट के जो है वो चक्कर में रहते हैं, ठीक है। तो एक ट्रांसप्लांट डेफिनेटली जो अच्छा ट्रांसप्लांट है 1-1.5 लाख रुपए तक में जो है तो वो होता है, या बाज़ औक़ात उससे भी जो है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो लोगों को नज़र आया कि एक ही पेशेंट कर लिया, एक ही क्लाइंट कर लिया, 1 लाख रुपए एक साथ आ गए। उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो क्वालिटी वर्क देना होता है उसमें बहुत सारे उसके खर्चात भी होते हैं, ठीक है। तमाम जो आपको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, तमाम जो उसके अंदर नीडल्स यूज़ करनी है, पिन्स यूज़ करनी है, मशीन्स यूज़ करनी है, वो उनकी स्टरलाइजेशन या उनका डिस्पोजेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उनके पीछे एक कॉस्ट आती है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे टेक्नीशियंस ने, इवन जो काम करते थे हमारे साथ भी, ठीक है, बहुत सारे टेक्नीशियंस ने जो है वो सेंटर्स, छोटे छोटे सेंटर्स जो हैं तो वो बनाना शुरू किए, इवन बड़े सेंटर्स भी बनाने शुरू किए, ठीक है। और मार्केटिंग का सहारा लेके, जिसको हम मेल प्रैक्टिस के साथ साथ जो है तो वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं, या एक और बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, भी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसका सहारा लेके लोगों को कम पैसों में जो है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करना शुरू किया, ठीक है। उसका नुकसान ये हुआ कि जो सेफ्टी प्रोफाइल था वो लॉस हो गया, ठीक है। अब काम सेफ हैंड से निकल के अनसेफ हैंड्स में भी चला गया, ठीक है। तो अब जब इन अनसेफ हैंड्स में जाके कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस जो है तो वो ट्रांसफर्स होते हैं, हेपेटाइटिस लेकर पेशेंट जो है तो आप वापस आते हैं, हेपेटाइटिस बी लेकर आते हैं, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन का तो उनको जो उसका पढ़ा ही नहीं है ना, मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं फील्ड में जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की किताब को आज तक हाथ नहीं लगाया, ठीक है। उनको हेयर ट्रांसप्लांट सही से बोलना नहीं आता, ठीक है, करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और वो जो है तो वो बैठे हुए जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट कर, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग घरों में चारपाइयों पर जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मुझे करने वालों से तो शिकवा है जो इस तरह का मतलब गलत काम कर रहे हैं। असल शिकवा मुझे उन लोगों से है जो ट्रैप होते हैं ऐसे लोगों के हाथों में, मतलब उनको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम क्रिटिसिज्म करें उन लोगों को जो कर रहे हैं, हमें अवेयर करना चाहिए, करवाने वालों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, ठीक है। आप क्या पैरामीटर्स हैं कि आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर का और अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ पैरामीटर सेट हैं, और अगर हमारे जो लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और जिस मसले से दो चार हैं, अब तो हर एक के हाथ में जो है तो आपको पता है कि सोशल मीडिया आपकी जो है तो वो रेंज में है, ठीक है। तो हमने उसका एक पैरामीटर्स बनाया, जो एक्चुअल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसका नाम है हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जिसका एब्रीविएशन हम करते हैं HRSP, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से ये सोसाइटी जो है तो कायम है, और शुक्र खुदा का कि इसका इनिशिएटिव लेने का जो सहरा है वो मेरे ही सर बंधा है, और ये एजाज़ जो है तो वो मुझको हासिल है। और मेरे बड़े सीनियर्स डॉक्टर्स जो हैं मेरी एक आवाज़ पर जो है वो मेरे साथ आए और हम सब मिले और एक काफिला बना, और आज उस सोसाइटी के 150 से भी ज़्यादा मेंबर हैं, माशाअल्लाह। तो जो पहला क्राइटेरिया है पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, तो कराने वालों को चाहिए कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी सेंटर में जाएं तो देखें कि आया वो डॉक्टर हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है कि नहीं है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया, ठीक है। अगर वो हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर है, इट्स मीन के ही नोज ईच एंड एवरीथिंग और समथिंग या मोर देन दैट, ठीक है, अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सारे उन लोगों से जो कि मेंबर नहीं है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के नीचे आते हैं तो उसके ऑफ एंड ऑन जो है तो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, शहरी सतह पर मीटिंग होती हैं, सूबाई सतह पर मीटिंग होती है, नेशनल सतह पर मीटिंग होती है, इंटरनेशनल सतह पर मीटिंग्स होती हैं। तो जो कुछ भी न्यू इनोवेशंस हो रही होती हैं वो उन तमाम लोगों की नॉलेज में होती हैं जो उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो तो गलत हैं ही, ठीक है, लेकिन आप में शऊर होना चाहिए, ठीक है। आप एक बाशऊर कौम क्यों नहीं बनते?
जानते, ठीक है, आप चंद पैसों के लालच में, अच्छा ये लोग सस्ता भी करते हैं, ये भी मैं आपको डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरा चाहूँगा, इसमें इजाफा थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया, गुज़िश्ता रोज़ एक दो वीडियोस नज़र से गुजरे, मैं बड़ा हैरान था कि इसको बाकायदा अब इस्तेमाल किया जा रहा है, टिकटॉक को और दीगर जो मीडियम्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके ज़रिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है। और यकीन करें कि वो इस कमांड के साथ वो इसको फ्लोट कर रहे हैं कि लोग ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया ना, आप जाइए, आप वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देख के जो है वो आप जाइए, या जो भी अट्रैक्शन जो उसने क्रिएट की है वो देख के आप जाइए। लेकिन पहला सवाल ये कर लीजिए कि मुझे हेयर रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। आइदर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यू आर द मेंबर ऑफ द, यू आर अ क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आर यू अ मेंबर ऑफ द हेयर Restriction Society of Pakistan or not, ठीक है। If you are a member of Hair Restriction Society of Pakistan, then you can choose, then the selection is in your hand, you can choose in that surgeons, ठीक है। इसकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है, आप जाइए HRSP की वेबसाइट पे सर्च करें, who's are the doctors, उन तमाम डॉक्टर्स के नाम उस वेबसाइट पर आएंगे, उसमें से आप अपना डॉक्टर सेट कीजिए और जहां आपका दिल मुतमईन होता है, जहां आपकी बात बनती है, जहां आपको तसल्ली होती है, जिससे आप सेटिस्फाइड होते हैं, उससे आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें जो फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमें ज़्यादा सवालात मौसूल होते हैं, वो आया ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, इसके लिए किसी ख़ास एज तक पहुंचना ज़रूरी है, या अब तो हम देख रहे हैं कि जो बॉल्डनेस का मसला है वो बहुत जल्दी नज़र आना शुरू हो गया। अब उसकी यकीनन बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, स्ट्रेस का हाई होना भी हो सकता है और दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। तो क्या एक उम्र के किसी भी हिस्से में इसको परस्यू कर सकते हैं आपके ख्याल में, या एक सर्टन एज है जिसमें ये करवा लेना ही ठीक होगा? इसका चाहूँगा जवाब। बड़ा मुदल्लिल सवाल है और एक ही सवाल में आपने बहुत सारे जो है वो सवाल कर दिए। देखिए इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि हेयर लॉस या हेयर फॉल इज़ अ डिजीज। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप ये पहले एडमिट कर लें कि ये बीमारी है। अच्छा, और बीमारी भी ऐसी है कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसीजर, मतलब जब ये हो जाए, स्टार्ट हो जाए तो फिर ये चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, मैं खुसूसन मर्दों के हवाले से बात कर रहा हूँ। जब हम ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो 99 जो पोर्शन है ट्रांसप्लांट का, जो ज़रूरत पड़ती है, जो कैलेंडर है, वो मेल हैं, ठीक है। और ये जो गंजपन होता है ये एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहलाता है, या आम जबान में इसको मर्दाना गंजपन भी कहते हैं, या मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये तस्लीम कर लें कि ये एक डिजीज़ है, ठीक है, और डिजीज़ का इलाज जो है वो इसका डॉक्टर तजवीज़ करेगा, ठीक है। पहली बात आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरी बात आती है कि कब शुरू करना चाहिए। आपने कहा कि किस एज में जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट शुरू, ठीक है। डिजीज इस बात की मुतकाजी नहीं होती कि जब ये उम्र होगी तो आप मेरा इलाज करेंगे, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज कि डिजीज जो है वो किस स्टेज पर है। आइदर अभी उसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, या और हेयर फॉल रोकने के और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, उन ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करके उसकी इस बीमारी को इस जगह पर रोका जा सकता है, उसको काफ़ी हद तक जो है तो रिवर्स किया जा सकता है, जो बाल गिर गए हैं उनको जो है तो वो रिकवर किया जा सकता है। तो जो आपका डॉक्टर होगा, जो इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखता होगा, क्वालिफाइड होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो आपको एक सही मशवरा दे सकेगा। और जिसका मकसद सिर्फ इसको मैं कहूँ कि मकसद सिर्फ पैसे कमाना या पैसे बटोरना होगा, वो ये माइंडसेट लेके बैठा होगा कि जो भी मेरे पास आना है और मुझे उसका हेयर ट्रांसप्लांट करना है और उससे 30, 40, 50, 60 हज़ार या जो भी ये जो टेक्नीशियन की सतह पर जो मैंने खुम्बीज जिनका जिक्र किया वो लेने हैं, तो वो उन्होंने ना उसकी उम्र देखनी है, ना उसकी डिजीज़ की स्टेज देखनी है, ना उसका कोई एनालिसिस करना है, ना उसकी जो है तो कोई हिस्ट्री लेनी है, ना उसका स्ट्रेस लेवल देखना है, ना उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री का उनको पता है, उन्होंने उसको जो है तो वो लपेट देना है। बिल्कुल ठीक है। अब होता ये कि बाज़ वक़्त ये हेयर फॉल जो है बहुत अर्ली स्टेज में भी शुरू हो जाता है, इवन कि 18, 20, 22 साल की उम्र में भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जाए, मतलब कोशिश की जाए कि बहुत अर्ली एज में हेयर ट्रांसप्लांट ना किया जाए, क्योंकि अगर आप बहुत अर्ली एज में हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वो
क्लाइंट जो है बाल तो आ जाएंगे उसके, अगर आपने बाल चले गए बाल आ जाएंगे उसके, लेकिन वो ऑनगोइंग प्रोसीजर के तहत जो है तो वो बढ़ता जाएगा और आइंदा 2, 4, 5 साल में जब उसके मजीद बाल गिरेंगे तो उसके लिए आपको और दोबारा बाल लगाने की जरूरत होगी, उसके लिए आपको मजीद फॉलिकल चाहिए होंगे, ठीक है। तो उस डोनर एरिया को एक सेफ जोन होता है। हमारे सर में 2 तरह के बाल होते हैं, एक वो बाल होते हैं जो गिरते हैं, एक वो बाल होते हैं जो नहीं गिरते। जो बाल गिरते हैं वो इस जगह से लेके यहाँ तक का हिस्सा होता है। आपने जो भी शख्स गंजा देखा होगा वो इसी हिस्से से गंजा देखा होगा, ठीक है, इस हिस्से से गंजा नहीं देखा होगा, ठीक है। आखिरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते भी 50, 60, 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में भी लोग पहुंच जाते हैं, बिल्कुल बाल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर उनके बाल होते हैं, ठीक है। इस हिस्से को हम मेडिकल की ज़बान में या हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में सेफ जोन कहते हैं। ये सेफ जोन आपका एसेट होता है, ठीक है। तो जब भी आप के बाल गिर रहे होते हैं, गिरना शुरू होते हैं और आप अपने बालों को लेके कंसर्न होते हैं, जो कि आजकल अवेयरनेस बहुत है, लोग बहुत कंसर्न है अपने बालों को लेके। उसकी रीज़न ये है कि बाल आपकी पर्सनालिटी का, खासतौर पे मर्दों की पर्सनालिटी का जो है, मैं समझता हूँ कि मोर देन 50-60% जो है तो वो शेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है तो वो अट्रैक्टिव, खूबसूरत और हैंडसम और अपीलिंग जो है तो वो नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप ही की मैं मिसाल ले लूँ, मिसाल के तौर पे बहुत मतलब हैंडसम बॉडी आपकी और बड़ा अच्छा आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, इसी बॉडी में से आपके इतने खूबसूरत बालों को अगर माइनस कर दिया जाए तो यकीन माने आपकी पर्सनैलिटी आधी से भी ज़्यादा जो है तो वो डाउन है, ठीक है। तो यंगस्टर्स बहुत कंसर्न हैं, बिल्कुल आते हैं, आएँ, ज़रूर आएँ, ठीक है, और सही ओपिनियन लें। और डॉक्टर की जिम्मेदारी है, देखिए ये जिस शोबे से हमारा ताल्लुक़ है, जो इल्म, जो हुनर, जो फ़न अल्लाह ताला ने हमको दिया है, वो ईमानदारी मांगता है, ठीक है। आप वाइज डिसीजन, आप अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को वाइज डिसीजन देंगे, ठीक है, उसको सही मशवरा देंगे, उसका सही ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे उस्ताद हमको कहा करते थे कि अल्लाह ने तुमको ऐसा पेशा जो है तो वो दे दिया है जिसमें पैसा भी है और दुआ भी है, ठीक है, पैसा भी मिलेगा और दुआएं भी मिलेंगी, लेकिन उस सूरत में कि जब तुम अपना काम जो है वो सही तरीके पर अंजाम दोगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन में अंजाम दोगे। आप अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को गिनी पिक नहीं बनाएंगे, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में आप बना भी नहीं सकते। क्यों? कि वो मतलब बहुत कुछ, इतना कुछ पढ़ के आया हुआ होता है कि अगर आप उसको रॉन्ग डायरेक्शन पे लेके जाएंगे तो मतलब वो आपको खुद पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उसको उसकी डिजीज़ डायग्नोस करके उसको कहता हूँ कि अब जाओ और पढ़ो इस डिजीज़ के बारे में, ठीक है, और नॉलेज हासिल करो, अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज हासिल करो, ठीक है। और ये मैंने ट्रीटमेंट आपको तजवीज़ किया, देखो कि आया मैंने आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है तो वो ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं दिया है। देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 20 साल की उम्र में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, 25 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। 20 साल की उम्र से पहले ज़रा बहुत अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको जो है तो जो दीगर ट्रीटमेंट है, रेस्ट होते हैं, उनको दीगर ट्रीटमेंट्स के जरिए उनके बालों को जो है तो रोका जाए, क्योंकि ये होता है बेसिकली जो एक तो जेनेटिक एक्वायर्ड करते हैं हम, हमारी जीन्स में आ रहा होता है। अगर हमारे बाप, दादा, चचा, ताया, मामू इस साइड पे, मैटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे जो है तो वो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जीन्स में आ रहा होता है। और ये जीन्स एक्टिव होती है जब हमारे हार्मोन्स जो एंडोजीन्स बनना शुरू होते हैं, जो मर्दाना हार्मोन बनना शुरू होते हैं, वो डेफिनेटली 14, 15, 16 साल की उम्र में बनना शुरू होते हैं। और यही हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये एक स्टेज पे जाके हमारी जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। वो जीन्स पड़ी भी होती है, साइलेंट होती है, ठीक है, वो उसको जो है तो जीन्स को डोमिनेट कर देता है। जब जीन्स डोमिनेट होती है तो वो हमारे जो बालों की जड़ें होती हैं, जो खासतौर पे इस हिस्से में होते हैं, इनमें खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स उस जेनेटिक इफेक्ट्स को, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को, जो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी जो कहलाता है, उस डीएचटी को कंसीव करते हैं और उसके नतीजे में जो बालों की जड़ें हैं वो बारीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो परमानेंट हेयर लॉस होता है वो एकदम नहीं होता, ठीक है, वो ग्रेजुअली होता है। पहले जो है तो वो बाल बारीक होना शुरू होते हैं, उनके गिरने का रेशो जो है तो वो बढ़ता है, और फिर हल्के हल्के वो जगह बालों से जो है तो वो खाली होती जाती है, ठीक है। इस स्टेज पे जब आप ऑब्जर्व करें कि आपके बाल नॉर्मल से ज़्यादा गिरना शुरू हो गए, ठीक है, और आपको ये भी पता हो कि मेरी जीन्स में शामिल है, मेरे बाबा के भी बाल नहीं थे, या मेरे दादा के बाल नहीं थे, मेरे ताया के बाल नहीं थे, मेरे अंकल के बाल नहीं, मेरे बड़े भाई के बाल गिर गए, मेरे मामू के बाल जो है तो वो नहीं थे, अब ये हिस्ट्री हो गया, देखें, तो देन यू शुड बी वेरी कॉन्शियस, ठीक है।
और आपको एक अच्छे बात फिर वहीं आ जाती है कि एक अच्छे जो है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर का जो है तो वो इंतखाब करना है, अपने आप को जो है तो वो उसके आगे सरेंडर करना है। जब आप मान लें कि वाकई ही इज़ द राइट पर्सन, देन सरेंडर योर सेल्फ, और उसके मशवरे पर जो है तो वो आपको अमल करना है। आप यकीन जाने कि जो पैरामीटर मैंने सेट किया है हेयर रेस्ट्रिक्शन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप उस पैरामीटर को फॉलो करते हुए अपने हेयर ट्रांसप्लांट के मसाइल को लेकर चलेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी जो है तो वो अपने बालों से महरूम नहीं होंगे। इसको मैं दूसरे एंड पे कर दूं, और इसी स्टेज पर अगर आप किसी गलत हाथों में चले गए, ठीक है, तो ये जो आपका एसेट है ना, डोनर एरिया जो है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप पहले ही मरहले में उसको जो है तो वो लॉस कर जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जिंदगी भर आपके बालों की ख्वाहिश जो है तो वो पूरी नहीं हो सकेगी। उसकी रीजन ये है कि ये कोई दूसरा डोनेट नहीं कर सकता। ये आपका अपना ही डोनर एरिया होगा, आपके अपने ही बाल होंगे जो आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह जो है तो वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को जो है तो रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मूविंग फॉरवर्ड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आजकल मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल वाइटमिन्स की भी ट्रीटमेंट हो रही हैं, उसके ज़रिए भी लोगों को जो है वो जो उनके अंदर डिफिशेंसीज हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक सही है, पहले तो इस पर बात हो जाए, और फिर ये कि जो डाइट और न्यूट्रिशन का जो फैक्टर है सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे हेयर लॉस के हवाले से। वैसे तो और बॉडी में बहुत सारी डिफिशेंसीज हैं, उसको ओवरकम करने के लिए इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने से जो है वो इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, या हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है। उसके लिए जो वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक है, और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर रिलाई करना ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसको चाहूँगा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि आप जिम जाते हैं, आपकी हेल्थ से मतलब जो फिटनेस है उससे लगता है कि आप रेगुलर जो है तो वो जिम जाते हैं, और ये मसाइल जो हैं तो वो आपके सामने आते होंगे कि वे प्रोटीन और जो है तो वो टेस्टोस्टेरोन लगा दिया जाए या स्टेरॉइड जो है तो लगा दिया जाए मसल्स को पुल अप करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए, तो उसके बालों पर जो है तो वो क्या असरात होते हैं। डाइट बिल्कुल आपकी हेल्थ पर डाइट बिल्कुल जो है तो असर करती है, लेकिन ये जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है बेसिकली इसका एज सच डाइट से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। ये इसने अगर ये जीन्स एक्टिव हो गई तो फिर इसने अपना काम हल्के हल्के करते रहना है अनटिल एंड अनलेस आप DHT को ब्लॉक ना करें, ठीक है। आपको एक लेवल पे आके DHT को ब्लॉक करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की कि कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, डेफिनेटली बहुत सारी डेफिशिएंसी होती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। इसमें जो है तो आयरन डेफिशिएंसी जो है तो सर फहरिस्त है, लेकिन मर्दों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी देखे हैं बहुत ही कम केसेस में मैंने ऐसा पाया है कि आयरन डेफिशिएंसी पाई जाए हमारे यहाँ, लेकिन ख़वातीन में जो हेयर फॉल है उसकी मेन रीज़न जो है तो वो आयरन डेफिशिएंसी होती है। एक और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल, क्योंकि हम लोग बंद जगहों में, ख़ासतौर पे शहर में रहने वाले, मतलब फ्लैट सिस्टम हमारे यहाँ है या बंद घरों में रहते हैं, हमारी बॉडी को धूप नहीं लगती, हमें धूप नहीं लगती, ठीक है, और जंक फूड का जो है तो वो कल्चर जो है तो वो आम है। तो हम नेचुरल डाइट या जो खाने पहले खाए जाते थे जिसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स जो है तो वो मौजूद होते थे, वो सादे होते थे, बहुत सस्ते होते थे, अभी भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कल्चर नहीं है उनको खाने का। अगर पहले हम घर में 4 भाई थे तो एक ही सालन या एक ही खाना हम चारों खाते थे और वो सब पसंद करते थे। अब अगर 4 लोग हैं, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, तो चारों की अलग अलग फरमाइश होती है, चारों का अलग अलग दिल चाह रहा होता है, ठीक है। तो ये कल्चर जो है ये इसने हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। अब क्योंकि जब जनरल सेहत को नुकसान पहुंचाए तो बालों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल। तो दूध नहीं पीते बच्चे, और अगर दूध पीते हैं तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है दूध की, तो उसके अंदर हमारी बॉडी में जो है तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बाल गिरते हैं, और खुसूसन जो है तो वो खवातीन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। तीसरा फैक्टर है, खासतौर पर अगर हम खवातीन की तरफ चले जाएं तो हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं उसकी वजह से खवातीन में जो है तो, क्योंकि खवातीन भी देख रही होंगी वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है तो वो मेल पैटर्न पर ही जो है तो वो बात किए जा रहे हैं, और हमारे भी जो है तो वो मसाइल हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं उसकी वजह से, मिसाल के तौर पे एक लड़की जब सने बलूगत को पहुंचती है और अगर उसका माहाना निज़ाम जो है वो ठीक होता है, सही रहता है, तो उसकी तमाम चीज़ें, बाल और जो कुछ भी उसकी निस्वानियत के पैरामीटर्स हैं वो सब कुछ सही जा रहे होते हैं। लेकिन अगर
उसमें कोई ख़राबी होती है, उसके हार्मोन में कोई डिसबैलेंस होता है, तो वो चीज़ें रिवर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाल मर्दों की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके चेहरे पर जो है तो वो मर्दों की तरह जो है तो वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें फिर प्रॉपर जो है तो इन्वेस्टिगेशंस और प्रॉपर ट्रीटमेंट मांगती हैं, ठीक है। हमारा काम, क्योंकि हम हेयर स्किन एंड नेल स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारा काम यहाँ तक महदूद होता है, ठीक है। हम हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होती है, चलें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की हद तक तो ठीक होता है कि विटामिन डी दे दिया जाए और उसको फिर 2-3 महीने के बाद उसको दोबारा चेक कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई दीगर अंडरलाइन डिजीज होती है, कोई खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कोई थायराइड या हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कंसल्टेंट के पास, वो प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जो तो भेज के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, रूट कॉज को एलिमिनेट करें, और अपना ट्रीटमेंट जो है तो वो जारी रिस्टोर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है आपसे, यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं खासतौर पर खवातीन भी, उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म अब ये टाइम तो वैसे ज़्यादातर खवातीन का देखने का टाइम। तो जनाब गुफ्तगू जारी रखते हैं, इसके अलावा भी दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।